प्लानिंग के बारे में, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार नियोजन में नर्स की क्या भूमिका है, बताइए। ऐसे तो यह प्रश्न आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो यह ज़रूरी है कि आपको जानना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है, फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से विधियां हैं, और इसके साथ में फैमिली प्लानिंग कराने में नर्स की क्या रोल है, क्या भूमिका है, बताना है। ठीक है, तो यह दोनों क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड करके देखेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बस यही क्वेश्चन को शामिल क्वेश्चन है नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कुछ देर के बाद डल जाता है, तो आकर दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता क्या है, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं मेरे डियर। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है गर्भ निरोधक साधन की उपयोग में लाकर अनचाहे मतलब अनवांटेड गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। एक वर्ड में कहा जाए तो परिवार नियोजन का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ हो, प्रेगनेंसी हो, तो इस कंडीशन में हम एक ऐसे साधन का उपयोग करते हैं, वह साधन जो है हमें अनचाहे मतलब हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ हो, तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जो गर्भ से बचाता है, और उसी साधन को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे कि दो तरीका के जो है यह साधन होता है। एक साधन होता है जो टेम्पोररी होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक आपको जो है प्रेगनेंसी को रोक सकता है, या जब तक यूज कीजिएगा तब तक रुक सकता है। लेकिन अस्थाई विधि में दो विधि ऐसा है जो व्यक्ति को अगर एक बार करा लेता है तो ज़िंदगी में कभी नहीं कराना पड़ता है, और उस व्यक्ति को गर्भ जो है नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, और वह जो है गर्भ परिवार नियोजन होता है। तो एक परिवार नियोजन के अस्थाई विधि है और एक परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है। तो अस्थाई विधि सर्जरी वाला होता है जो मेल फीमेल दोनों में होता है, और जो अस्थाई होता है वो बगैर सर्जरी वाला होता है, जिसमें अलग अलग चीज़ों का उपाय करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या जाने कि परिवार नियोजन होता क्या है मेरे डियर। परिवार नियोजन सीधा समझिए कि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि ऐसे गर्भ निरोधक का साधन का उपयोग करना जो अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाता हो, जो अनचाहे गर्भ से जो है क्या करता हो, छुटकारा दिलाता हो और बचाता हो, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का सीधी सीधी अर्थ है कि चाहे गर्भ अवस्था से मुक्ति पा जाना। अगर कोई व्यक्ति, कोई कपल है, वह चाहता है एक बच्चा दो बच्चा हो गया है और वह अब चाहता है कि हमें गर्भ से मुक्ति पाना है, गर्भावस्था से मुक्ति पाना है, तो वह परिवार नियोजन में सर्जरी अपनाता है और वह हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहता है, तो वह अस्थाई वाला निभाएगा। ठीक है, अस्थाई वाला चुनेगा, सर्जरी वाला। अगर कोई ऐसा है जो एक बच्चा कर लिया है और दोबारा में वो सोचता है कि एक बच्चे में, तो कोई ऐसे कपल है, जोड़ा है जो एक बच्चा कर चुका है और वो अब चाहता है कि एक बच्चा होने के बाद कुछ सालों का अंतर किया जाए, तो अंतर लाने के लिए 1-2 साल 3 साल अंतर के लिए वह कुछ ऐसे साधन का उपयोग करेगा जो उसको कुछ सालों तक जो है आराम से गर्भ से छुटकारा दिला सकता है, तो वह अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, या जब तक मन हो तब तक जो है हम नहीं कर सकते हैं, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, जब तक चाहेंगे तब तक ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब साधन जो है गर्भ निरोधक कहलाता है, और इसी गर्भ निरोधक का उपयोग जो है गर्भ को जो है गर्भ से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये समझ गए। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए, तो अब आपको समझना है कि विधि क्या है। आपको ऊपर में कहा है ना कि कौन कौन से विधि है, नाम लिखे। तो कभी कभी देखिए होता है कि कभी कभी जैसे देख लीजिए यहाँ पे परिवार नियोजन विधिया, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो मैं परिवार नियोजन कराने के 2 विधि है। परिवार नियोजन की 2 विधियाँ होता है फैमिली प्लानिंग का, एक होता है टेम्पोररी मेथड और एक होता है परमानेंट मेथड। मैं पहले ही बता दिया आप लोग को, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वह पूछेगा परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन के विधियों को लिखे और अस्थाई विधि के विस्तृत से चर्चा करें लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अस्थाई विधि इसलिए पूछता है कि अस्थाई विधि में अलग अलग मेथड है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए अस्थाई के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है डायरेक्टली 10 नंबर में। तो उसको हम बता देंगे, अस्थाई को अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अभी इसके विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विधि है और इस विधि के अंदर कौन कौन से चीज़ें को अपनाया जाता है। ठीक है, पहला है अस्थाई विधि है। अस्थाई विधि जो होता है टेम्पोररी मेथड, यह परिवार नियोजन की अस्थाई तथा समान विधि है, नॉर्मल विधि है, जिनका उपयोग अवांछित गर्भ की रोकथाम एवं शिशु जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। अगर कोई कपल है, जोड़ा है, पति पत्नी है और उसके शादी के 2-3 सालों के बाद एक बच्चा हुआ, ठीक है, और वो अब चाहता है कि हमें
इस बच्चे और जो दूसरा बच्चा हो उसके बीच में कम से कम 4 सालों का गैप हो। चूँकि अगर कपल चाहेगा तो एक बच्चा हुआ है तो दूसरा बच्चा साल भर के बाद ही हो सकता है, अगर वो चाह लेगा तो ऐसे में उसका फ़र्क पहले वाले बच्चे पर पड़ेगा, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कपल अगर चाहेगा, जोड़ा चाहेगा कि एक और दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतराल हो वह थोड़ा अधिक हो, ताकि जो पहला बच्चा है उसको अच्छे से देखभाल सब चीज़ हो सके, प्यार दुलार सब चीज़ मिल सके और हमें भी खुशी जीवन व्यतीत कर सके। तो इसके लिए वह दूसरे बच्चे के लिए जो भी वह चाहेगी कि हम 4 साल 3 साल का गैप रखें, तो वह अंतराल रखने के लिए जो सेवा का उपयोग करेगी जो साधन का, तो वह एक समान विधि हो जाएगा और यह एक अस्थायी विधि होता है। चूँकि वह 3 साल के लिए ही 4 साल के लिए ही उपयोग कर रही है, तो फिर इसके बाद तो हो सकता है प्रेगनेंसी, तो यह अस्थायी विधि हो जाएगा। ठीक है या अस्थायी विधि, लेकिन यह जो है फिक्स टर्म या जब तक मन हो तब तक जो है इसका उपयोग करके गर्भ से बच सकते हैं। यानी अवांछित गर्भ, मतलब हम नहीं चाहते हैं जब तक जो है गर्भ नहीं होगा और इसका उपयोग अस्थायी होता है। आपको अवांछित गर्भ से रोकथाम तो करेगा ही करेगा, साथ में शिशु के जन्म के अंतराल को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो यह अस्थायी विधि हो गया। ओके, चलिए उसके बाद इनमें निम्न विधियां शामिल है। अब ये जो पहला जो हम लोग मेथड ए नंबर देख रहे हैं अस्थायी टेम्पोररी मेथड, इसमें आपको अलग अलग मेथड, लगभग 4 मेथड आपको देखने को मिलेंगे जिसका उपयोग करके व्यक्ति जो है टेम्पोररी रूप से गर्भ से बच सकता है। ठीक है ना, अनचाहे गर्भ से बच सकता है। ठीक है, अनचाहे का मतलब क्या होता है कि नहीं चाहना। ठीक है ना, कि हम नहीं चाहते हैं कि जो है प्रेगनेंसी अभी हो, तो वही जो है अनचाहा होगा। पहला होता है बैरियर मेथड, अवरोधक साधन। बैरियर मेथड जो होता है, देखिएगा इस विधि में जो पहला मेथड होगा बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड मतलब अवरोधक साधन, यह रोध करता है, रोकता है प्रेगनेंसी को। जैसे मेल या फीमेल कंडोम लगाकर, ठीक है ना, उस यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल कंडोम है, वेजाइनल क्रीम लगाकर। ठीक है, एक क्रीम आता है, जेली आता है, जिसका उपयोग स्त्री जो है अपने वेजिना पर करता है, तो उससे जो स्पर्म होता है वो वेजिना में जाते ही वह जो स्पर्म होता है वह डेथ हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है उसका प्रभाव, और जो लेडीज है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो यह वेजाइनल क्रीम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेजाइनल डायफ्राम आता है और फोम टैबलेट आता है और जेली आता है। यह सब का उपयोग जो है अवरोधक के रूप में, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक जो है बैरियर के रूप में किया जाता है। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम, फोम टैबलेट, जेली, ये सब बैरियर मेथड है जो रोकता है प्रेगनेंसी को अस्थायी रूप से। ठीक है, दूसरा मेथड होगा वह इंट्रा यूटेरिन मेथड होता है। मेरे डियर, आईयूडी के मैं बारे में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आईयूडी के बारे में, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में अच्छे से मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यह शुरू में ही पढ़ाए थे जब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए थे। तो अगर आपसे अस्थायी साधन पूछेगा तो आईयूडी जो वाला है दूसरा नंबर, इसको वहीं से आप अच्छे से पढ़कर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जो गर्भ को क्या करता है, अनचाहे गर्भों से बचाता है। अब देखिए, यही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है, आप जब तक चाहिएगा 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना देर तक चाहिएगा आप इसको लगवा सकते हैं यूट्रस के अंदर। अब यह जैसे ही लगता है तो उसके यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो निषेचन के बाद तैयार होता है, तो उस प्रोडक्ट को ही यह नहीं बनने देता है। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, क्योंकि यूट्रस में यह डिवाइस शिफ्ट होता है, इसलिए निषेचन के बाद जो है भ्रूण को जगह ही नहीं मिलता है विकास होने के लिए, जिसके बाद क्या होता है कि यह बाहर निकल जाता है। समझ गए चीज़ को? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का मतलब ही होता है कि इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, मतलब गर्भाशय के अंदर, डिवाइस मतलब साधन, एक ऐसा युक्ति जिसको गर्भ के अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहलाता है। अब यह अलग अलग इंट्रा यूटेरिन होता है। एक ऐसा ये डिवाइस होता है जिसमें बिना किसी दवाई के सीधा उस डिवाइस को जो है यूट्रस में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब गर्भाशय में लगा दिया जाता है। उसमें कोई जो है आपके दवाई वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे साधारण या औषधि विहीन आईयूडी कहा जाता है। ठीक है, आईयूडी का फुल फॉर्म पूछेगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ओके, तो पहला आईयूडी मेथड में पहला क्या होगा, साधारण या औषधि विहीन। अब इसका साधारण या औषधि विहीन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यह सिंपल सिर्फ डिवाइस बना होता है और इस डिवाइस को यूट्रस में लगा दिया जाता है, बिना किसी दवाई या बिना किसी चीज़ के सहायता से सीधा लगा दिया जाता है, तो वही साधारण या औषधि विहीन आईयूडी होता है। ठीक है, अब ये जो आईयूडी बना होता है यह कॉपर के होता है। ठीक है ना, कॉपर तांबे के बने हुए होते हैं। अलग अलग जो है आईयूडी 300, आईयूडी 270, इसी प्रकार से यह जो है बना होता है। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा होता है जो डिवाइस से बना होता है, इंट्रा यूटेरिन जो डिवाइस होता है, जैसे यूट्रस कैसा होता है, तो फीमेल यूट्रस कुछ इसी प्रकार से,
बता देता हूँ। फीमेल यूट्रस जो है कुछ इसी प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ लगा होता है, इसी प्रकार से कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से, मान लीजिए इसी प्रकार से होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है डिवाइस भी टी शेप में बना होता है और इसमें सीधा लगा दिया जाता है। अगर सीधा सिर्फ डिवाइस को लगा दिया जाएगा इंट्रायूटेरिन में तो यह साधारण औषधि विहीन वाला हो जाएगा। अगर इस डिवाइस में कोई हार्मोन युक्त दवाइयाँ रखकर या दवाइयाँ के द्वारा इसे शिफ्ट किया जाएगा इसमें, तो यह हार्मोन युक्त आईयूडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो डिवाइस होगा, अगर कोई दवाई इसमें रखकर या दवाई जो है लगा के इसमें लगाया जाएगा तो यह क्या होगा, हार्मोन युक्त इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो जाएगा। तो यही दो प्रकार के आईयूडी होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, हार्मोनल विधियाँ। मेरे डियर, बहुत सारे ऐसे बाज़ार में चीज़ें उपलब्ध है हार्मोनल, जो आदमी इसका अक्सर उपयोग करता है गलत काम करने के बाद समझ गए। फीमेल भी यूज करता है, बट फीमेल भी यूज करती है, सॉरी। फीमेल जो होती है वह मान गए चाहती है, मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ चाह रहा है कि अपना जो है अभी हमें बच्चा नहीं करना है, प्रेगनेंसी अभी नहीं होना है, तो उस कंडीशन में वह दोनों अपने सहमत से लाकर अपना पिल्स का यूज करता है या डॉक्टर के कंसल्ट से। तो यह जो है हार्मोनल विधिया में क्या क्या होता है देख लीजिए। हार्मोनल विधि का मतलब है कि दवाई का यूज करके, क्योंकि जो भी दवाई बना होता है वह हार्मोन का ही बना होता है। उस हार्मोन को सिक्रेशन को रोक देता है, जो प्रेगनेंसी के लिए उत्तेजित करता है, उसको ही वह क्या करेगा, रोक देता है। तो हार्मोनल युक्त जो होगा उसमें कंबाइंड जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ठीक है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है, मतलब मुंह के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोली होता है। जैसे माला एन हो गया, ठीक है ना, माला एन होता है, माला डी होता है, बहुत सारे जो है आपके प्रकार है माला का। तो माला जो होता है, माला एन, वह एक प्रकार के कंट्रासेप्टिव पिल है, गर्भ निरोधक गोली होता है। देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन पिल। अब यह महिलाओं का एक जो है हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो यह जब प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्तेजित होता है, तो यह प्रेगनेंसी के खतरे रहता है। तो इसके लिए जो है एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यह हार्मोन होता है तो यह हार्मोन का ही गोली बना होता है, ठीक है ना। तो यह प्रोजेस्टेरोन गोली का उपयोग किया जाता है। एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड। तो देखिए नॉर्मली हार्मोनल युक्त कंट्रासेप्टिव में होता यह है कि यह 3 मेथड होता है। एक कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जिसमें बहुत सारे जो है दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन रहता है और वह मुंह के द्वारा जो है लगातार लेना पड़ता है, ठीक है, सीरियली लेना पड़ता है। एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है जो हार्मोन वाला होता है, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है। तो यह 3 पिल्स जो होते हैं यह नॉर्मली आपके हार्मोन वाला होता है जो गर्भ को रोकता है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे देखिएगा, चौथा जो है प्राकृतिक मेथड है, नेचुरल मेथड है। और यह नेचुरल मेथड ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी विधि के आप नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। मतलब ना कोई डिवाइस को यूज करना है, ना कोई गर्भ निरोधक कंडोम के यूज करना है, या नहीं कोई ऐसे पिल्स लेना है जिससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आप चाहें, आपके अंदर अगर ताकत है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, तो आप नेचुरल तरीके से, सहन शक्ति आपके अंदर है, तो आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से भी आप जो है गर्भ से बच सकते हैं। कैसे? तो रिदिम का मतलब होता है लय। अब जब भी अगर मान गए कि आपको लगता हो कि इस समय रिलेशन इंटरकोर्स करने से यह प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आप मेल है या फीमेल है, दोनों के दोनों का सोच मिलना चाहिए। और उस कंडीशन में लय जो होता है, रिदिम जो होता है, वह बहुत बड़े मायने रखता है। कब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, कब जो है रिलेशन बना रहे हैं, यह एक जो है लय बताता है। अगर आप कंटिन्यू लय में अगर आप रिलेशन बनाते रह रहे हैं तो आपको गर्भ अवस्था से होने से कोई नहीं बचा सकता है, प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो रिदिम कहता है कि एक लय बनाइए, और लय ऐसा होना चाहिए कि जब ज़रूरत हो कि इस समय अगर आप करेंगे इंटरकोर्स तो उस समय प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है, तो उस समय रिदिम को छोड़ दे, ना करे, लय को वहाँ पे तोड़ दे। और उसके बाद फिर जब समय पास कर जाए तो जब मन हो करिए, क्योंकि हमेशा इंटरकोर्स करने से जो है प्रेगनेंस नहीं होती है महिलाएं। ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा कि आप जब चाहेंगे इंटरकोर्स करें और वो प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। चीज़ें को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि मैं इसको अच्छे से बता चुका हूँ। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि जैसे मेल है, फीमेल है, इंटरकोर्स चल रहा है, मतलब रिलेशन बना रहा है,
तो एक ऐसा सिचुएशन आता है और वह लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे मेल का जो सीमेन होता है वह डिस्चार्ज होता है फीमेल के वाजिना में, ठीक है। तो ऐसे में अगर मेल या फीमेल दोनों चाह रहा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रखना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है, बच्चे नहीं करना है, तो वह क्या करेगा कि उस दौरान दोनों अपने बात से सहमत हो जाएगा। और अगर वह इंटरकोर्स करते हुए भी सोच रहा है कि नहीं हम इंटरकोर्स जारी रखें, लेकिन इस जारी रखते हुए भी हमें अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो क्वाइटस इंटरप्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए इंटरकोर्स करते हुए भी जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है महिलाएं। अब इसमें होता कैसे है, तो जब भी अगर एजुकुलेशन होने वाला हो, डिस्चार्ज होने वाला हो मेल, तो उस समय वह वैजिना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है और वह एजुकुलेट वैजिना में नहीं करके, स्खलन जो होता है वह वैजिना में नहीं करके बाहर स्खलन कर देता है। इससे होता है कि जो भी सीमेन मेल का है वह फीमेल में वैजिना में नहीं जा पाता है और इस दौरान वह जो है प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है जब स्पर्म नहीं जाएगा। तो यही बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बता दिए एक क्वाइटस इंटरप्ट होता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, आप लोग को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी आपके जो है क्या करता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप लंबे समय तक कराएंगे तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने का खतरा भी जो है कम रहता है। तो इसलिए नेचुरल विधि में आप चाहें तो एक बच्चे होने के बाद लंबे समय तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें, जिससे आपको भी जो है क्या होगा कि प्रेगनेंसी होने का दूसरा बार खतरा नहीं रहेगा। चीज़ों को समझ गए। तो यह सब आपका प्राकृतिक मेथड है जिसको अपनाकर नेचुरल तरीके से बिना कुछ यूज किए, बिना कुछ लिए हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है अस्थाई विधि। अब गर्भ निरोधक के अस्थाई विधियां हैं मेरे डियर। अस्थाई विधि में ज़्यादा झंझट नहीं है, दो ही ऐसे विधि हैं जिसको या तो मेल अपने लिए करवा सकता है या फीमेल अपने को करवा सकता है। चाहे मेल करवाए या फीमेल करवाए, चाहे हस्बैंड करवाए या वाइफ करवाए, दोनों में से कोई भी करवा लेगा तो यह जो है प्रेगनेंसी का खतरा जो होता है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां में, परमानेंट विधि में यह गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां हैं, बात सही है। इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है, इन्हें बांझपन मेथड भी कहा जाता है, बांझपन विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार यह अगर कोई करवा लेता है परमानेंट मेथड तो उससे एक बांझपन के जैसे हो जाता है, मतलब उसको बच्चा नहीं हो सकता है। जैसे बांझ महिलाओं के होता है ना, लोग नहीं कहता बांझपन का शिकार है, मतलब इसके बच्चा जो है नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो है ये अस्थाई विधि अपनाने के बाद हो जाता है, इसीलिए इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है, यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। कैसे? अगर वैस्कोटोमी होता है, यह दो प्रकार के होता है, एक वैस्कोटोमी और एक ट्यूबक्टोमी। अब समझिए, महिलाओं में ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसी में निषेचन होता है। तो इस ट्यूब का जो सर्जरी के द्वारा उस ट्यूब को काट दिया जाता है तो यही डिंब वाहिनी छेदन होता है, ट्यूबक्टोमी, जो कि महिलाओं में इसी का ही सर्जरी करके जो है इसे किया जाता है। तो यह महिला का परिवार नियोजन का विधि हो गया अस्थाई वाला। पुरुष अगर नसबंदी कराता है तो उसमें एक वॉइस डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो स्खलन के समय जहाँ से निकलता है सीमेन, तो वह उसको ही काट दिया जाता है, जिससे सीमेन आगे नहीं जा पाता है, जो स्पर्म वाला होता है वह नहीं जा पाता है वॉइस डिफरेंस में, ठीक है। तो ये वैस्कोटोमी, वॉइस डिफरेंस को काटना ही वैस्कोटोमी होता है। और यह दोनों मेथड आपका अस्थाई नेचुरल है, अस्थाई विधि है, ठीक है, जिसके कर लेने के बाद एक स्टरलाइज मेथड की तरह हो जाता है। समझ गए? तो यही दो विधि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपके लिए इंग्लिश दिया गया है, तो पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। डाउनलोड करके वीडियो देखने के कुछ देर के बाद आइएगा और डाउनलोड करके चले जाइएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्टिव का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, देख लीजिएगा जाके जितने भी हम लोग किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस परिवार नियोजन में जो ऊपर हम लोग देखे हैं समस्त विधियां, उसमें नर्स की क्या रोल होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या भूमिका होता है परिवार नियोजन में। मेरे डियर, नर्स को परिवार नियोजन में निम्न रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है, ठीक है। मेरे डियर, एक नर्स के लिए जो है परिवार नियोजन में भूमिका निभाना या योगदान देना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रहता है, ठीक है। पहला है, जो भी एलिजिबल कपल होते हैं, मतलब जो भी परिवार नियोजन के लिए एलिजिबल होती है, सहमत रहती है, तो वैसे कपल को परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करती है नर्स। काउंसलिंग में क्या होगा कि अगर वह एलिजिबल कपल है, मतलब उसको एक या दो बच्चा हो चुका है और वह चाहता है कि हाँ हम परिवार नियोजन करवा सके, इंटरेस्टेड है, तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ज़्यादा जो है उससे मोटिवेट करना कि क्या क्या लाभ है, क्या है नहीं है, ये सारा के सारा एलिजिबल कपल को परिवार नियोजन के लिए काउंसलिंग में बताया जाता है, ठीक है। तो यह करना, काउंसलिंग करना एलिजिबल कपल को नर्स का एक भूमिका होता है, रोल होता है।
महिला को प्रसव पूर्व ही उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना। अगर महिला का एक पहला प्रसव हो या दूसरा प्रसव हो या तीसरा प्रसव हो, ठीक है, हमेशा प्रसव से पहले ही जो नर्स होती है वह महिला को कहेगी कि आप जैसे ही प्रसव कंप्लीट होगा आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिए, कितने बच्चे हो गए आप परिवार नियोजन कराइए, परिवार नियोजन से कम बच्चा रहेगा, अच्छे से पढ़ाइएगा, अच्छे से इसको सेटल कीजिएगा, मतलब तमाम तरीके के जो है प्रेरित करती है ताकि वह परिवार नियोजन करवा ले इसी प्रसव के साथ में, ठीक है। तो यह जो है आपका इसके लिए प्रेरित करती है। तीसरा रोल होगा, देखिएगा, परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में समुदाय को बताना। अब नर्स का ये काम होता है कि दूर दराज के इलाका में, गांव में बहुत लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि परिवार नियोजन कराने पर सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, ठीक है। अब कितना दिया जाता है मैं पढ़ा चुका हूँ कि जननी सुरक्षा योजना में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कितना जो है महिला को दिया जाता है, शहरी महिला को कितना और गांव के महिला को कितना मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे प्रोत्साहन है उसके बारे में लोगों को बताना, यह भी एक नर्स का रोल होता है। परिवार नियोजन में बताएगी तब तो लोग उसके भी चाहत से आएगा कराएगा। परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सक की सर्जरी के दौरान सहायता करना। अब परिवार नियोजन कहीं अगर कैंप लगा के किया जा रहा हो तो उसमें डॉक्टर को जो है सर्जरी के दौरान सहायता करना नर्स का काम होता है, भूमिका होता है। लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना। अगर एलिजिबल कपल यानी जो भी महिला हो या दोनों पति पत्नी हो वह मान के दूसरे विधि के लिए राजी नहीं है और वह चाहता है कि हम जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ही लगवा ले, मतलब यूट्रस में डिवाइस ही सेट करवा ले, तो इसके लिए वह लिखित सहमति लेती है और तब जाके यह आईयूडी लगाती है, ठीक है। कौन? नर्स। छठा यहाँ पे देखिएगा, अस्थाई बंध्यता स्टरलाइजेशन हेतु उचित कपल का चयन करना एवं ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी हेतु रेफर करना। अब नर्स का यह भी जो है रोल होता है कि वह जो है स्टरलाइजेशन मेथड मतलब अस्थाई बंध्याकरण, मतलब अस्थाई रूप से कोई अगर परिवार नियोजन कराना चाहता है तो उसके चयन करना और चयन करके जो है ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी जो पुरुष और महिलाओं किसी के लिए हो सकता है तो उसको आगे रेफर करना ताकि वह आगे जाके अस्थाई वाला मेथड अपना सके, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। अब कोई ऐसे कपल है जोड़ा है जो गर्भ निरोधक, ठीक है ना, कंट्रासेप्टिव दवाइयों का या डिवाइस का उपयोग कर रही है या कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उसके लगातार संपर्क में रखना चाहिए। संपर्क में रहने से अगर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होगा तो उसको देखरेख किया जा सकता है। परिवार नियोजन पर मुक्त चर्चा है तो उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। अब होता यह है कि गांव में देखते होइएगा महिलाएं इसके बारे में बात करने से शर्माती है, कतराती है, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐसा वातावरण नर्स को तैयार करना चाहिए जहां पे एकदम फ्री रूप से एकदम मुक्त चर्चा हो सके ताकि महिला अपने बातों को एकदम बेझिझक रख सके, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। 9वां है ट्यूबेक्टोमी एवं वास्केक्टोमी के पश्चात कपल्स को फॉलोअप सेवा प्रदान करना। अब जिस भी कपल्स को ट्यूबेक्टोमी या वैस्कोटोमी हुआ हो वैसे कपल को लगातार फॉलो अप सेवा प्रदान करना चाहिए, यह नर्स का काम होता है, ठीक है, रोल होता है। नेक्स्ट है समुदाय के लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना चाहिए। अब समुदाय में, गांव में लोगों को छोटे परिवार का जो भी विशेषता है, लाभ है, उसको बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए और लोग करा सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। परिवार नियोजन कैंप के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अब नर्स को मान गए अगर कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो उसके लिए प्रचार करना होगा, तो उसके लिए नर्स को परिवार नियोजन कैंप अगर लगता हो तो उस दौरान जो है गर्भ निरोधक के साधन के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि आप गर्भ निरोधक साधन के उपयोग करें, जैसे कंडोम्स हो गया, हार्मोनल पिल्स हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए प्रोत्साहित भी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर और लास्ट है होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब एक नर्स अगर कम्युनिटी में है, समुदाय में या गांव में उसका अगर पोस्टिंग है तो वह घर घर जाकर लोगों को विजिट करके जो है परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी कराने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से यह नर्स का भूमिका होता है परिवार नियोजन में। आप चाहें तो यह 12 की जगह पर 20 भूमिका भी नर्स का बता सकते हैं परिवार नियोजन में, ठीक है। तो यह स्कूल स्वास्थ्य सेवा, मतलब स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा कैसा होता है, इससे हम क्या समझेंगे बताना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्यों, कारण की व्याख्या करें। हमें ये बताना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है, स्कूल हेल्थ सर्विस जो है किसी भी गांव या किसी भी कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कैसे, कारण बताना है, कारण देना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है समुदाय के लिए एक कैसा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा कैसे है, इसका कारण बताना है, ठीक है।
तो ये रीजन देना है। या फिर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है। वही सब चीज़ें हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। माय डियर, सबसे पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विस होता क्या है। पहले इस चीज़ को समझिए। माय डियर, स्कूल स्वास्थ्य सेवा वे समग्र मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है ना, सभी चीज़ों को मिलजुल। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं वे समग्र स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, कार्यरत अध्यापक तथा अन्य स्टाफों को बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। माय डियर, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो होता है, स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य का सेवा होता है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ बच्चे का ही देखभाल किया जाता है। स्कूल में जो है, जो भी टीचर होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनको भी बीमारी हो सकता है, उनका भी सेहत गड़बड़ हो सकता है। तो बच्चे के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कार्यरत अध्यापक है, अन्य स्टाफ है, उनको बीमारी की रोकथाम, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से यह जो है सेवा प्रदान किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए, यही हमारा स्वास्थ्य सेवा होता है जो स्कूल में दिया जाता है, इसीलिए इसे स्कूल स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बालकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषणीय आहार, दुर्घटनाओं से बचाव, पर्याप्त आराम, नशाखोरी एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने आदि के संबंध में स्वास्थ्यकर आदतें विकसित की जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि एक स्कूल जो देखते होइएगा, बच्चा सबका जो स्कूल होता है गाँव में, या गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है या प्राइवेट ही ले लीजिए, तो देखते होइएगा कि जो स्कूलिंग वाले जो बच्चे होते हैं, देखते होइएगा कि उनका एक एक स्कूल में, सरकारी में 2-2, 250-250 बच्चे रहते हैं, 5वां तक 8वां तक होता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि कहीं ना कहीं एक मोहल्ला में या एक गांव में 2-3 स्कूल होते हैं और उसमें लगभग 2-2, 300 जो है बच्चे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जो है एक राज्य में, एक जिला में, एक ब्लॉक में कहा जाए तो कितना बच्चा होगा स्कूल वाला। तो उन सभी बच्चों में हमें स्वच्छता के बारे में बताना हो, ठीक है, नशाखोरी ना हो इसके बारे में बताना हो, आदि व्यसनों से दूर रहे, ठीक है, दुर्घटना से कैसे बचाव करना है, पोषण में कैसे कौन कौन से आहार लेना है, व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता कैसे बनाना है, इन सबको जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में जो है बताया जाता है। उनके आदत को जो है ढाला जाता है, ऐसे बनाया जाता है जिससे वह जो है एक सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके और वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बना सके, ठीक है। तो इस उद्देश्य से जो है देखभाल दिया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। बच्चों को, समझ गए, बच्चों को बताया जाता है कि कैसे स्वच्छता रहना है, कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता है, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, कैसे कौन से भोजन करनी चाहिए, ठीक है, दुर्घटना होने पर कैसे बचना चाहिए, दुर्घटना होने से कैसे बचे, आराम कैसे कितना लेना चाहिए, नशाखोरी नहीं करना चाहिए, आदि चीज़ों को व्यसनों में नहीं जो है आदि व्यसनों से दूर रहना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य के हित के लिए कैसे आदत को विकसित करना है, इस चीज़ को बच्चों में बताया जाता है। जाहिर सी बात है, आप स्कूल में अगर पढ़े होइएगा तो देखते होइएगा कि हेल्थ टीम जो है, स्वास्थ्य की टीम आती है और स्कूल में जो है वह शिक्षकों से लेकर बच्चों के बीच में अच्छी चीज़ बताती है, ठीक है, बच्चों को दिखाकर बताती है, उनके हेल्थ का चेकअप करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्कूल में जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है वह हमारा स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है, जो बच्चे, स्टाफ और अन्य अध्यापक के बीचों में जो है यह सेवा दिया जाता है। साथ में खासकर मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका जो है वृद्धि, विकास और उसके स्वच्छता के बारे में, आहार के बारे में, ठीक है, दुर्घटनाओं के बारे में अच्छे परिपूर्ण जानकारी हो, इसके लिए जो है ये सब चीज़ें विकसित किया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। समझ गए। चलिए, तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन मैं बार बार इतना न समझाता हूँ, बोलता हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये जो सेवा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है, तो माय डियर उद्देश्य देख लीजिए। स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण कार्यक्रमों द्वारा स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। अब स्कूली स्वास्थ्य सेवा का यही उद्देश्य है कि स्वास्थ्य का निरीक्षण करना, देखभाल करना, पोषण कार्यक्रम के बारे में बच्चों में बताना और उनके वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। पहला पॉइंट यही मुख्य पॉइंट होता है इसका उद्देश्य में, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, क्योंकि स्कूल में बच्चे ग्रुप में होते हैं, सभी बच्चे आपस में खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, तो संक्रमण होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो इस संक्रमणों को कैसे रोकथाम और नियंत्रण करना है। तीसरा है स्कूल में स्वस्थ रहने को प्रोत्साहन देना, जिससे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए। अब स्कूल में जो है स्वस्थ रहने के लिए बच्चों में मोटिवेशन, प्रोत्साहन जो है दिया जाता है, ताकि बच्चे खुद के स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छे से रवैया अपना सके। समझ गए ना। तो कुछ ये जो है ज़्यादा इसमें उद्देश्य नहीं है, आप सीधा समझिए
कि स्कूल में स्कूली स्वास्थ्य सेवा यानी स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य की सेवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, बच्चों से लेकर अन्य स्टाफों के उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। तो आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और सोचिए कि उद्देश्य क्या होता है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गुजर चुके हैं, तीसरे ईयर में आए हैं, तो अभी भी अगर उद्देश्य के मतलब नहीं समझते हैं तो फिर समझिए कि क्या होने वाला है, आप ही समझिए। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब माय डियर, यहाँ पे जो स्कूली स्वास्थ्य सेवा है यह सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम लोग जानते हैं कि जो स्कूल में दी जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवा होता है वह किसी भी कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम डायमेंशन होता है। ठीक है, इससे निर्धारित होता है कि स्कूल में स्वास्थ्य सेवा अगर दिया जाता है तो उससे बच्चे में जागरूकता रहता है, बच्चे में शिक्षा पहुँचता है स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में। ठीक है ना, और वह जो है संभल के रहता है। अगर उसे इन सभी चीज़ों से जागरूकता नहीं कराया जाए, नहीं बताया जाए तो क्या होगा, गंदगी में खेलेगा, वह जो है अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, आसपास के पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा, और जो मन होगा वो अपना करेगा, तो उससे क्या होगा, घाटा ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण है? तो पहला देखिए, बड़ी संख्या। स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने का मेन मकसद ये होता है कि स्कूल में जो संख्या होता है वह बड़ा होता है। आप चाहें तो सेवा देने जाएंगे तो एक दिन में अगर आप एक स्कूल का चयन करेंगे तो लगभग 150-200 जो बच्चा स्कूल में है उसको आप एक बारे में जो है बता सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में। ठीक है, चेकअप कर सकते हैं, उसमें जो बच्चा ज़्यादा गंभीर लग रहा है उसको चेकअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या, चूँकि हमारे देश में स्कूल वाले जो स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनका संख्या अधिक होता है। एक कारण होता है कि इनमें जो है एक बड़े साथ जो है हकदार होते हैं। यह जो स्कूली बच्चे होते हैं स्वास्थ्य के एक बड़े से हकदार होते हैं स्वास्थ्य सेवा का। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है एक बड़ी जनसंख्या होने के कारण। समझ गए। दूसरा है वृद्धि और विकास का समय। अब ये जो नॉर्मली 5 से 14 या 15 वर्ष का जो समय होता है बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास का समय होता है। इस समय बच्चे में भावनात्मक हो, शारीरिक हो, ठीक है, ये सब परिवर्तन होते हैं। उसको जैसा आप मार्गदर्शन देंगे वैसा ही सीखेगा, जो सिखाएंगे वही सीखेगा। तो इस हिसाब से इस समय वृद्धि और विकास का बहुत बड़ा अच्छा समय होता है। इस कारण से जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा इस समय बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को देना। समझ गए। तीसरा है रोगों की शीघ्र पहचान। अब होता यह है कि बच्चा में रोगों को शीघ्रता से पहचाना जाता है। ठीक है, स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसकी शीघ्र से हम पहचान कर लेते हैं कि बच्चा संक्रमण से ग्रसित है या कुपोषण से ग्रसित है। अगर बच्चा संक्रमण से ग्रसित है उसका भी पहचान आसानी से कर लेंगे। अगर कुपोषण से ग्रसित बच्चा है तो उसका भी जो है हम लोग स्कूली स्वास्थ्य सेवा के जरिए अच्छे से समय रहते हुए जल्दी से पहचान लेते हैं। ठीक है, जिससे होता यह है कि समय रहते हम उसका उपचार कर लेते हैं, रोकथाम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है रोगों को शीघ्रता से हम लोग पहचान लेते हैं। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जरूरी होता है। चौथा है समूह में रहना। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक अनुभव होता है। जब आप समूह में रहते हैं, 2-4 व्यक्तियों, 10 व्यक्तियों, 50 व्यक्तियों के आप समूह में रहते हैं तो आप सबसे कहीं ना कोई चीज़ें सीखते हैं, सबके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जिसका व्यवहार जो है अट्रैक्टिव रहता है, अच्छा रहता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनुभव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। तो ये तो होता है, बट समूह में बच्चा जो स्कूल में होता है 200-150 जो बच्चा पढ़ता है एक साथ स्कूल में, तो उन बच्चों में साथ रहने के कारण उस पर क्या होता है, संक्रमण भी फैलने का जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, और यह संक्रमण चूँकि छुट्टी के बाद बच्चा अपने घर जाता है तो हो सकता है जो संक्रमण दूसरे बच्चे से उसको स्कूल में हुआ है वह जो है क्या करेगा, अपने घर में ले जाएगा। घर में जाएगा, माँ से मिलेगा, पापा से मिलेगा, भाई से मिलेगा, सबको हो सकता है घर में संक्रमण भी फैला दे। तो चूँकि समूह में रहने से व्यक्ति को संक्रमण भी होता है और कहा जाए तो व्यक्ति का आंतरिक विकास, व्यवहार में भी जो है नया कुछ चीज़ें अनुभव आता है, बट इससे संक्रमण भी होता है। तो यह संक्रमण घर तक ले जा सकता है बच्चा। इसके लिए जो है क्या होता है कि आपके स्कूल में स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे समूह में रहते हैं और समूह में होने से संक्रमण का भी खतरा होता है और वह संक्रमण बच्चे अपने घर तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि समूह में रहने के कारण स्कूल में स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। 5वां है नियंत्रित जनसंख्या। स्कूल बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है, उनका एक विशेष आयु समूह है, अतः उनका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। अब आपको मैं बता दूं, नियंत्रित जनसंख्या का मतलब है अगर किसी स्कूल में मान गए 400 बच्चे के टोटल एडमिशन है, ठीक है, सभी जो है क्लास मिला लगाकर अगर 400 बच्चे का एडमिशन है एक स्कूल में वो तो जो है निश्चित है 400 निश्चित है। 400 ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 400 बच्चे ही स्कूल में आएंगे। अगर टोटल बच्चे प्रेजेंट हो जाएंगे तो 400 ही ना होंगे। लेकिन अगर
किसी आप अननोन जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पहले 10 आदमी आएगा, फिर धीरे धीरे जमा होकर 15 हो जाएगा, फिर जमा होकर 30 हो जाएगा, फिर जमा होते होते फिर जो है 40 आदमी हो जाएगा, फिर 50 होगा, जिसका आपको लिमिट नहीं रहेगा कि आदमी कितना आएगा नहीं आएगा। बट जो है स्कूल में एक निश्चित जो है जनसंख्या होता है। अगर आपको पता है कि इस स्कूल में 400 है तो आप उसी के हिसाब से स्वास्थ्य सेवा अपना देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि नियंत्रित जनसंख्या होने के कारण स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है। ठीक है, और छठा है स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने के कारण जो है उसमें शिक्षा के अवसर होते हैं। ठीक है, अब जो बचपन होता है उसमें बच्चा सीखता बहुत जल्दी है। ठीक है, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। अब अगर गंदे चीज़ बताएंगे उसको तो वो गंदे चीज़ को ही ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आप उससे सही रास्ता पर बताएंगे, सही बात बताएंगे तो वो सही बात का ऑब्जर्व करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो शिक्षा का अवसर होता है इस समय, तो स्वास्थ्य सेवा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों में उसके बिहेवियर को, व्यवहार को, उसके आचार विचार को स्कूल में जो है उसी प्रकार से जो है हम स्वास्थ्य शिक्षा दें जैसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा जो है आचार विचार में ढल सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जैसा स्कूल में सीखता है वही घर पर जाकर उस चीज़ का अमल करता है। तो अगर स्कूल में हम उसको अच्छी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे तो वह घर पर जाकर भी जो है वही चीज़ को अमल करेगा। तो यह जो है क्या होता है, स्वास्थ्य सेवा जो है देना एक अच्छी कारगर उपाय होता है, इसीलिए जो है ये दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, किन किन कारणों से। तो पहला होता है बड़ी संख्या होता है। ठीक है, समूह में होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का यहाँ अवसर होता है। ओके, उसके बाद जो है बड़ी जनसंख्या होता है, नियंत्रित जनसंख्या होता है, समूह में यहाँ पे रहता है। ठीक है, रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सकता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा में, वृद्धि और विकास का समय होता है और यह बड़ी जनसंख्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यही कारण है कि इन्हीं सब कारणों के जरिए जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। ओके, 6 पॉइंट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एकदम हिंदी इंग्लिश समय दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा तो जान गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, क्या कारण है बताइए। तो वो तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब इसी में चूँकि 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो यह क्वेश्चन डिफिनिट देगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका को बताए कि नर्स की या परिचारिका की क्या भूमिका होती है स्कूल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इसके जो है हम लोग भूमिका को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मतलब स्कूली स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्या क्या भूमिका होती है देख लीजिए। वह स्वास्थ्य की शिक्षक और सलाहकार है। जो नर्स होती है वह शिक्षक और सलाहकार की काम करती है, आप लोग को पता है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य बर्तावों का योजना बनाती है तथा साथ ही स्वास्थ्य से संबंध में शिक्षकों और माता पिता का भी मार्गदर्शन करती है। अब नर्स जो होती है वह शिक्षक और सलाहकार के काम करती है। ठीक है, स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षक और स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करती है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शिक्षक को या उनके पेरेंट्स को जो है यह मार्गदर्शन करने का काम करती है, भूमिका निभाती है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका यानी नर्स की प्रमुख भूमिका स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना है। स्कूल में बच्चे को सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक होती है। अब जो नर्स होती है वह स्कूल, ठीक है, स्कूल, समुदाय और घर, इन तीनों में संपर्क बना कर रखती है और बच्चे को जो है उसको सीखने और घर में उसको जो है प्रचलित ढंग से व्यवहार को, अंतर को दूर करने में सहायक होती है। मतलब जो व्यवहार घर पर बच्चे का है, अगर वो व्यवहार अगर उसको स्कूल में नहीं है, मतलब अंतर है व्यवहार में, तो इस व्यवहार के अंतर को दूर करती है। और जैसा व्यवहार वह स्कूल में रखता है, जैसे देखते होइएगा कि कोई बच्चा जो है स्कूल में कितना भी खच्चर घर पर जो है होगा, लेकिन स्कूल में जाते वह शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार में अंतर होता है। तो वह स्कूल में जो व्यवहार शांत रखता है, एकदम शिष्टाचार अनुशासन में रहता है, वह घर पर क्यों नहीं कर पाता है ऐसा। तो इसी चीज़ के अंतर को वह दूर करती है कि बच्चा जैसा स्कूल में व्यवहार करता है वैसा भी घर पर करे सबके साथ। ठीक है, ज़्यादा बदमाशी ना करे। तो यह भूमिका निभाती है और इसके लिए वह घर में, स्कूल में और समुदाय में संपर्क बनाकर रखती है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, वह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वयकर्ता का संगठन है। अब नर्स जो होती है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो है क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय बनाकर रखती है। ठीक है, वह स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। मतलब जो नर्स होती है वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है, चलाती है, अभिभावकों को शिक्षण करती है। ठीक है, और गृह भेंट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में समझाती है। तो जो नर्स होती है उसका भूमिका जो है एक कोऑर्डिनेशन के रूप में भी होता है, समन्वय बनाने के रूप में भी होता है। वह स्कूल, घर, परिवारों, अभिभावकों, बच्चों के बीच में समन्वय बनाती है। वह होम विजिट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में भी समझाती है। तो अलग अलग तरीके से वह जो है भूमिका निभाती है। ठीक है,
चलिए, अब वह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। अब ये जो भूमिका में क्या क्या सेवा प्रदान सर्विस करती है देख लीजिए। इसका जो भूमिका होता है वह स्वास्थ्य मूल्यांकन में भूमिका होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ही लिखा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, तो उतना आपको माइंड लगाना चाहिए कि स्वास्थ्य मूल्यांकन क्या होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। यह नर्स के द्वारा किए गए सेवा होता है। उपचार व अनुवर्तन मतलब फॉलो अप और ट्रीटमेंट का कार्य भी करती है, भूमिका निभाती है। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करती है, ठीक है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा के अंदर। स्कूल स्वच्छता वह स्कूल सैनिटाइजेशन के ऊपर बात करती है, ठीक है। पोषण सेवाएं के बारे में भूमिका निभाती है। प्राथमिक सहायकता के रूप में वह काम करती है, ठीक है। और स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन देती है और स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाती है। तो इन सभी चीज़ों में वह भूमिका निभाती है, सेवा प्रदान करती है। और सेवा प्रदान करना भी एक प्रकार के रोल ही होता है, भूमिका ही होता है। तो यह सब भी भूमिका ही है, जैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, उपचार देना, प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करना, स्कूली स्वच्छता के बारे में बताना, पोषण सेवाएं देना, प्राथमिक सहायता देना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना, स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हो गए, ये सब जो है नर्स के द्वारा दिया जाने वाला सेवा हो गया, या कहिए तो भूमिका हो गया। इन सब चीज़ों में भूमिका निभाती है नर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये 8 पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा कि कैसे नर्स अपनी भूमिका, यह 8 पॉइंट जो है इसमें कैसे कैसे भूमिका जो है निभाती है, ठीक है। ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा क्योंकि यह फर्स्ट ईयर में भी हम लोग को सेम ही पढ़ना था, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट देकर छोड़ दिया हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।